हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियों जरूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियों। दोस्तों, इनमें से हमारी पहली कहानी आज अनीता सिंह की है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है और आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं ये ठीक मेरी शादी से 1 साल पहले घटी थी। चलिए घटना पर आती हूं। दरअसल मेरी शादी के 1 साल पहले दूर गांव में हमारे किसी रिश्तेदार की डेथ हुई थी। उनकी डेथ होने की वजह से हम सभी लोग अपने गांव के लिए निकल पड़े थे। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि हम लोग गांव के लिए बाई रोड निकले हुए थे, क्योंकि एजेंट में ना तो हमें प्लेन की टिकट्स मिल रही थीं और न ही ट्रेन की। इसी वजह से गाड़ी से ही हमें निकलना पड़ा। हम 3 गाड़ियों में गांव के लिए निकल पड़े। जानते थे कि रास्ता काफी लंबा है, लगभग 20 से 22 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों ने ये तय किया था कि जिसको भी नींद आएगी वो पीछे की सीट पर जाकर सो जाएगा। हम कुछ शाम के 7:30 बजे के आसपास घर से निकले थे। मैं पूरे दिन की थकी हुई थी। मैं शादी से पहले जॉब करती थी, इसीलिए मैंने कहा कि पीछे जाकर मैं सोऊंगी और मैं शुरू में ही जाकर सो गई। रात के लगभग 11:12 बजे के आसपास मेरी आंख खुली और जब मेरी आंख खुली तब मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर मैंने मन में ही सोचा कि दूसरों को भी पीछे सोने का मौका देना चाहिए। इसलिए मैंने गाड़ी साइड में रुकवाई और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पता नहीं वो ड्राइवर हमें किस रास्ते से लेकर जा रहा था, लेकिन हाँ, हमारे पीछे और 2 गाड़ियां थीं तो डरने की ज्यादा कोई बात नहीं थी। फिर मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मी ने कहा कि देख, रास्ते पे तो कोई ढाबा नहीं है, लेकिन हाँ, पास में कुछ स्नैक्स है तो अभी फिलहाल वही खा ले और अपना पेट भर ले। चलती गाड़ी में मैं आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर स्नैक्स खा रही थी कि एकदम से मैंने रोड पर देखा कि कोई तो है जो एक झटके में रोड के एक साइड से दूसरे साइड भाग कर चला गया। मान उसके भागने की स्पीड जो थी वो हवा से ज्यादा तेज थी। मैं स्नैक्स खाते खाते एकदम से रुक गई और घूर घूर कर देखने लगी। जिस पर मेरे बाजू में बैठा जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो मुझसे कहने लगा कि मैडम, ध्यान मत दो, आप अपना खाते रहो। मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है ये किसी दूसरी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मैंने कहा कि इस बात पर ध्यान नहीं देना है। वो मुस्कुराया और कहने लगा कि अभी आपने जो देखा उस पर ध्यान मत दो। अब मुझे समझ में आया कि जिस चीज को भागते हुए मैंने देखा था उसे शायद उस ड्राइवर ने भी देखा है। और फिर मैं अगले ही कुछ पल में एकदम से नॉर्मल हो गई और आराम से स्नैक्स खा रही थी। मेरी पूरी गाड़ी में जितने लोग थे मुझे और उस ड्राइवर को छोड़कर, अब वो सभी लोग सो चुके थे। रात भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी तो नींद आना तो एक नॉर्मल सी बात थी। कुछ दूर लगभग 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने दोबारा देखा कि मेरी साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से मानो ऐसा लगा कि पीछे से कोई भागता हुआ आया और एकदम तेज गति से आगे भागकर कहीं हवा में ही गायब हो गया। मुझे एक बार फिर से ये झटका लगा। मैंने जब ड्राइवर की ओर देखा तो उसने मुझे देखकर सिर्फ एक ही बात कही कि इन सब पर ध्यान मत दो। आप जितना इन सब बातों पर या इन सब चीजों पर ध्यान देने वाले हो उससे आपका ही मन घबराएगा। मैंने उससे कहा, क्या आप लोग ने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? वो हंसने लगा और मुझसे कहने लगा कि मुझे ड्राइविंग लाइन में लगभग 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है
और मैंने कई ऐसी घटनाएं या फिर यूं कहिए कि कई ऐसी आत्माओं को देखा हो जिनके बारे में बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें आज तक मैं ही नहीं समझ पाया। उस समय उसकी बातों पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस चुपचाप बैठे रही। मन में मेरे कई सारे सवाल उठ रहे थे। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जब वो चीज मुझे दिखना बंद हुई, तब उस ड्राइवर ने मुझे एक छोटी सी अपनी आपबीती बताई। वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसने बताया कि वो एक बार ऐसे ही किसी लॉन्ग रूट से कहीं जा रहा था और रास्ते में बस वो अकेला ही था। वो कह रहा था कि ये जो घटना उसके साथ घटी थी या कई साल पहले घटी थी, उस समय रास्ते रात के समय मानो बिल्कुल ही खाली होते थे। इसीलिए उस समय भी वो उस लंबे से नेशनल हाईवे पर भी अपनी गाड़ी के साथ अकेला था। बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि कहीं गाड़ी रुकाकर खाना खा लेता हूँ। मेरे साथ खाना रखा हुआ था, इसलिए मुझे किसी ढाबे पर रुकने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक जगह गाड़ी को लेफ्ट साइड में लगा दिया और गाड़ी के अंदर ही बैठकर खाना खाने लगा। अचानक मैंने देखा मेरी गाड़ी के बाजू में आकर कोई खड़ा हुआ। ये मुझे महसूस हो रहा था पहले से ही कि कोई तो गाड़ी के आसपास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब वो मेरी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ, उसने गाड़ी की कांच पर खटखटाया। मैंने कांच नीचे किया तो वो मुझसे हाथ फैलाकर मांगने लगा, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने कुछ 10 की नोट या 5 रुपए का $1 था, वो निकालकर उसके हाथ में दे दिया, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ पीछे नहीं हटाया, मानो शायद उसे कुछ और चाहिए था। मैंने उससे पूछा खाना खाऊंगा मेरे साथ, इस पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ पर एक मोटा सा काला धागा जैसा कुछ बंधा हुआ था। पता नहीं वो क्या था। फिर मैंने देखा कि वो गाड़ी के पास एकदम नीचे जमीन पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद उसे खाना ही चाहिए, तो मैंने उसे अपना खाने में से थोड़ा खाना निकाल कर दे दिया और उसी के सामने नीचे जमीन पर रख दिया। मैं भी रखकर पीछे पलटा ही था कि उसे पानी के लिए भी पूछता हूँ, और पानी की एक बोतल उसे देने ही वाला था कि मैंने देखा अब ना ही तो वो आदमी था और ना ही वो खाना। वो दोनों ही वहां से एकदम से गायब हो गए। मुझे तो ये देखकर मानो एकदम चक्कर सी आ गई। सर घूम रहा था कि ये मैंने जो भी देखा ये क्या था। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैं एक जगह पर बाथरूम करने के लिए अपनी गाड़ी रुकाया। लगभग उस जगह से मैं 30 किलोमीटर जितना आगे आ चुका था। मैं जब गाड़ी रुकाया और गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने एक बार फिर उसी आदमी को देखा और पता नहीं कैसे वो अचानक से मेरे बाजू में आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मैं घबरा गया कि आदमी यहाँ कैसे। यह भी पीछे था। वो मुझे देखकर जब मुस्कुराने लगा तो मानो उसकी शक्ल इतनी ज्यादा भयानक, इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि मैंने आज तक किसी का भी चेहरा वैसा नहीं देखा। फिर वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर एक बड़ी सी लकड़ी अपने पास से निकाली और उस लकड़ी से मेरे सर पर मारने ही वाला था कि मैं वहां से हटा और वो लकड़ी जाकर मेरी गाड़ी की बोनट पर टकराई, जिसके बाद एक जोर की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई हर जगह फैल गई। मैं जाकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। इसके बाद वह मेरी गाड़ी की बोनट पर चढ़कर खड़ा हो गया। मैं गाड़ी चालू करने की कोशिश करता रहा और फिर गाड़ी एकदम से चालू हुई। मैं जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाया, ये सोचा कि अब ये गाड़ी से गिर जाएगा, लेकिन वो गाड़ी से गिरा नहीं, बल्कि वो फिर से एकदम से कहीं गायब हो गया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं गाड़ी को तेज गति से वहां से भगाता रहा और भगवान का नाम जपता रहा,
लगभग वहां से 5060 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक ढाबा दिखाई दिया, तो मैं वहां ढाबे पर अपनी गाड़ी रोका और वहां से पानी लेकर मुंह पर पानी मारने लगा। ढाबे वाले ने जब मेरी हालत देखा तो वो कहने लगा, क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे हो। मैंने उसको मेरे साथ घटी हुई सारी घटना बताई। वो मुझसे कहने लगा कि वो एक छलावा था उस समय। मैंने पहली बार छलावे का नाम सुना। मैंने कहा, छलावा, यह क्या होता है? वह कहने लगा, वो सब जाने दो, वह जो भी होता है, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई। फिर उसके बाद में उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि अब यहां से तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां से रास्ता बिल्कुल ठीक है। जो कुछ भी होना था तुम्हारे साथ वो हो चुका। दोस्तों, जब मैंने उस ड्राइवर की बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जो 2 बार मैंने किसी को इतनी तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा, शायद हो सकता है कि वो भी छलावा ही था। और दोस्तों, इस बारे में मैंने काफी दिनों तक सभी लोगों को कुछ नहीं बताया। मुझे डर लगता था कि अगर मैं बता दूं तो कहीं वो भूत प्रेत या चुड़ैल जो कुछ भी था वो मुझे आकर नुकसान न पहुंचाए। और फिर धीरे धीरे मैंने ये बातें लोगों को बताना शुरू की। सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया। उन्होंने कहा, वो जो कुछ भी था वो वहीं खत्म हो गया, और अब इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ ये घटना शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी अनीता सिंह जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें रोहित सिंह ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित सिंह है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये मैंने अपने दादाजी से सुना था। बात कई सालों पुरानी है। मेरे दादाजी ने गांव में ही एक नया घर खरीदा हुआ था। उस समय मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे पापा और मेरी बुआ, ये 4 ही लोग रहा करते थे उनकी फैमिली में। मेरे दादाजी बताते हैं कि जिस समय उन्होंने वो घर लिया था वो घर उन्हें बहुत कम दामों पर मिला था। और घर की एक अजीब बात ये थी कि उस फैमिली के मेंबर सब एक एक करके पता नहीं कैसे लेकिन मारे गए थे। जब दादाजी ने वो घर लिया तो शुरू के 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। लगभग 1 हफ्ता तक मानो ऐसा लगा ही नहीं उस घर में किसी भूत प्रेत का वास है या फिर वो घर में कोई काली शक्तियां हैं। कुछ समय जाने के बाद एक दिन अचानक से मेरी बुआ जी की तबीयत खराब होने लगी। मेरी बुआ जी भी कम उम्र की थी। उनको ऐसा लगता था कि हर समय उनके साथ में कोई है, किसी को अपने पास वो महसूस करती थी। रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अब ऐसा लगने लगा जैसा कि उनके साथ साथ कोई चलता है, या वो सोती है तो उनके साथ में कोई सोता है। अजीब बात ये थी कि मेरी बुआ जी अब हवा में देखकर बातें करने लगी थी। शुरू में दादाजी और दादी जी को ऐसा लगा कि बच्ची है, इसके लिए ये ऐसा कर रही है, या फिर हो सकता है तबीयत खराब होने की वजह से ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे और क्या क्या होने वाला है। मेरे दादाजी इसके आगे बताते हैं कि ये सब तो चलता रहा। एक रात की बात है कि जब मेरी नींद में से आंख खुली तो मैंने देखा कि जो मेरी बेटी थी यानी कि मेरी बुआ जी वो अपने बिस्तर पर नहीं थीं। घर में इधर उधर देखा तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। दादाजी परेशान हो गए कि मेरी बुआ जी कहाँ चली गई। फिर उन्हें लगा कि शायद हो सकता है वो टॉयलेट गई होगी। उस समय टॉयलेट घर के बाहर हुआ करती थी। दादाजी बताते हैं कि हमारे घर से 20 मीटर की दूरी पर ही हमारी टॉयलेट थी। दादाजी उठकर वहां पर गए। टॉयलेट में भी जाकर देखा तो वहां पर भी मेरी बुआ जी नहीं थी। दादाजी ने आकर दादी जी को उठाया। कहने लगे कि हमारी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही।
पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया, टॉयलेट में भी देख लिया, कहाँ चली गई है। दादी भी उठकर बाहर आए और दोनों ही मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर दादाजी छत पर गए। उन्हें छत पर से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा कि शायद छत पर कोई चल रहा है या कोई खेल रहा है। जब दादाजी छत पर गए तो मानो उनके होश उड़ गए। मेरी बुआ जी हवा में उड़ रही थी और खूब चिल्ला चिल्लाकर हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बुआ जी को किसी ने हवा में उठाकर पकड़ कर रखा है और बुआ जी भी उसके साथ खूब मजे से खेल रही थी। जब दादाजी ने ये भयानक नजारा देखा तो मानो उनकी चीख निकल गई। उनकी आवाज सुनकर दादी भी उनके पीछे ऊपर भागे और दादी तो ये देखने के बाद वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद दादाजी ने दादी को नीचे लाकर लेटाया और दोबारा छत पर गए। छत पर जाने के बाद उन्होंने जोर से बुआ जी का नाम लेकर उनको पुकारा, लेकिन बुआ जी को मानो दादाजी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। हाँ, दादाजी की आवाज सुनने के बाद एक आवाज उसी सन्नाटे को चीरती हुई आई। वह आवाज काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और वो आवाज ये कह रही थी, यहाँ क्यों आया है, चला जा। दादाजी ने जब ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बुआ जी अब भी उसके साथ खेल रही थी। कभी भागती तो कभी हवा में उड़ने लगती। कभी तो ऐसा होता कि छत की दीवार पर जाकर खड़ी हो जाती और वहां से नीचे छलांग लगाने की कोशिश करती, लेकिन वो शक्ति उन्हें छलांग लगाने नहीं देती, या मानो समझ नहीं आ रहा था कि जैसा वो बचाना भी चाह रही थी और मारना भी चाह रही थी। दादाजी बताते हैं कि मैं छत पर ही चुपचाप कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। फिर कुछ समय के बाद मेरी जो बुआ जी थी वो चुपचाप वहां से दादाजी के पास आई और कहने लगी, अरे पिताजी, आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो। दादाजी ने बुआ जी से कुछ नहीं कहा और कहने लगे कि चलो बेटा, बहुत रात हो गई है, अभी हम सोने चलते हैं। फिर बुआ जी दादाजी के साथ नीचे आईं और नीचे आकर सो गईं। दादाजी काफी परेशान थे कि अब उन्हें करना क्या है। अगले दिन दादाजी को कहीं बाहर जाना था। काम से उन्होंने सोचा कि घर में सबको छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मेरी दादी जी, मेरे पिताजी और बुआ जी सभी लोगों को साथ लेकर वो अपने काम के लिए निकल पड़े। शाम को लौटने में उन्हें देर हो चुकी थी। लगभग 7 साढ़े 7 बज चुका था गांव में। 7 बजे तक तो सब लोग मानो खाना खा के उस समय सो जाया करते थे। जब दादाजी गांव में एंटर हुए तो गांव बिल्कुल सुनसान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों में शायद सो चुके होंगे। दादाजी जैसे ही अपने घर के पास आए तो उन्होंने देखा कि घर में से धुआं निकल रहा है, यानी कि जो मेन डोर था उसके नीचे से धुआं काला और गाढ़ा धुआं था। ऐसा लग रहा था कि अंदर भयानक आग लगी हुई है। जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा, जो कि एक दीवार से लगकर था और वो जल रहा था। दादाजी ये देखकर हैरान हो गए। कहने लगे कि हम तो घर में थे नहीं, तो ये कोयले का टुकड़ा यहाँ कैसे। फिर एकदम से मेरी बुआ जी बोल पड़ी, ये तुमने ही किया है ना। दादाजी और दादी जी आश्चर्य से बुआ जी की ओर देखने लगी। बुआ जी अब भी हवा में देखकर किसी से बात कर रही थीं और उस जलते हुए कोयले के टुकड़े में से खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरे घर में खुशबू फैला दी हो। दादाजी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अब रात में उसी घर में रुकना ये उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को लिया और दादाजी के बाजू में जो घर था उसके घर में चले गए। रात बिताने के लिए अगली सुबह जब हुई तो दादाजी ने देखा कि बुआ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी।
और मेरी बुआ जी बुखार में जल रही थी। दादाजी को समझ आ चुका था शायद कि अब क्या करना है। दादाजी ने तुरंत अपने एक दोस्त को सारी बात बताई। उनके दोस्त ने कहा कि ये मुझे लगता है कि कोई बुरा जीन होगा, चल हम एक बाबा के पास चलते हैं। दादाजी को लेकर वो एक बाबा के पास गया। जब बाबा के पास गया और बाबा ने पूरी घटना सुनी तो बाबा ने कहा कि हाँ, वो एक नापाक जीन है जो तुम्हारे घर में रहकर तुम्हें परेशान कर रहा है। फिर दादा ने वहां पर जो पुराने लोग रहते थे और सब मारे गए थे उनके बारे में बताया। जिस पर बाबा ने कहा कि वो नापाक जिन ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली उसी घर में खुशी से रखो, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। उसने एक बात ये भी बताई कि पिछली रात में तुम वहां नहीं रुके, इसीलिए तुम्हारी बच्ची की तबीयत आज इतनी ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद उन्होंने एक बात ये भी कही कि अब उस घर में जाकर तुम्हारे लिए रहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दादाजी बाबा से पूछने लगे कि अब मैं क्या करूं या फिर मैं कहाँ जाकर रहूं। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन, जब तक मैं ना कहूं तब तक उस घर में मत जाना। फिर वो बाबा कहने लगे कि आज रात में मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। बाबा कुछ 10 बजे के आसपास घर पर आए और तब तक तो पूरा गांव कब्रिस्तान की तरह बिल्कुल शांत था। सभी लोग अपने अपने घर में सो चुके थे। जब बाबा घर के अंदर घुसने ही वाले थे कि दरवाजा अपने आप जोर से खुला। ऐसा लगा कि अंदर से तेज हवा तूफान जैसी बाहर निकली हो और हवा में ही गुजराते हुए आवाज दोबारा सुनाई दी। यह आवाज वही थी जो मेरे दादाजी ने मेरी बुआ जी के समय पर सुना था, तो आवाज बस यही कह रही थी, चला आजा यहाँ से। जब दादाजी ने ये बात उस बाबा को बताई कि ये वही आवाज है, तो बाबा ने सिर्फ दादाजी को चुप रहने का इशारा किया। घर के अंदर गए तो अब भी एक कोयले का टुकड़ा कोने में जल रहा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। बाबा ने उस जलते हुए कोयले के टुकड़े के ऊपर कुछ पानी डाला अपने पास से निकालकर, जिसके बाद मानो नजारा और ज्यादा भयानक हो गया। घर में जितनी भी चीजें थी वो सब हवा में उड़कर जमीन पर गिरकर टूटने लगी। किचन में भी जो खाना बनाने के लिए बर्तने थे वो सारे बर्तन जमीन पर जोर जोर से गिरने लगे और सारी ही चीजें एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा रही थी। कई बार तो वो चीजों की वजह से दादाजी को और वो बाबा को चोट भी आई। फिर भी वो लोग वहीं डटे रहे और वो बाबा बस अंदर रहकर बार बार एक ही बात कह रहे थे, जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ। फिर कुछ 1015 मिनट के बाद सारी चीजें थम गई और मानो घर का माहौल एकदम शांत हो गया। फिर उन्होंने देखा कि उसी जलते हुए कोयले में से एक बड़े शरीर वाला आकार दिखाई दे रहा है और वो आकर कहने लगा, बोल क्या काम है तुझे। फिर बाबा कहने लगे, क्यों इन लोगों को परेशान कर रहा है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर इन लोगों से कोई गलती हो गई है तो इन्हें माफ कर दे और तू यहां से चले जा। उस्मास मुंशी बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है? जिस पर वो कहने लगा कि कई साल पहले जिसका ये घर था उसने मुझे जान से मारा था। बाबा कहने लगे, तो उसने मारा? तूने तो उसे मारकर बल्कि उसके घर वालों को मारकर अपना बदला ले लिया। अब तो चला जा। वो कहने लगा, नहीं। तभी दादाजी बाबा से कहने लगे कि ये मरावा जीन है। तभी बाबा ने कहा, नहीं, जिन मरते नहीं उनकी उम्रें काफी लंबी होती हैं। दरअसल इस जीन को उसने जान से नहीं मारा होगा। रुको अब पता लगाते हैं। फिर दोबारा उन्होंने कुछ पानी के छींटे उस कोयले पर डाले, जिसके बाद घुर्राते हुए और बहुत ज्यादा गुस्से में वो जीन कहने लगा कि मैं इसके घर के पास से जा रहा था। इसने लाठी से मारना मुझे शुरू कर दिया था, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां से बचकर भाग निकला। दादा ने कहा, उसे कैसे पता कि तू जीन है? तू कौन से रूप में था?
जिसके बाद वह कहने लगा कि मैंने एक सांप का रूप लिया था और वो मुझे लाठियों से मारने लगा। लाठी से मारने में कई बार मुझे बहुत गहरी गहरी चोट आई। जिस पर बाबा ने कहा, उसमें उनकी क्या गलती? वो तो तुझे एक जहरीला सांप समझकर मार रहे थे ताकि तू किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। फिर वो जिन को उन्होंने कहा कि देख, मैं जानता हूं तू यहां से जाएगा नहीं, और अगर नहीं जाएगा तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। जिस पर वह जिन एकदम से डर के कहने लगा कि मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन अब मैं उस बच्ची को भी लेके जाना चाहता हूं। जिस पर बाबा ने कहा, वह बच्ची तेरे साथ नहीं आएगी। हमारी और तुम्हारी दुनिया दोनों की बहुत अलग है। तुझे जाना है तो ऐसे ही चला जा, वरना तुझे अभी इसी समय हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। बस इतना सुनना था कि वो जलता हुआ कोयले का टुकड़ा अपने आप जमीन पर घसड़ते हुए घर के बाहर निकल गया और पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद दादाजी बताते हैं कि फिर कभी ऐसा कुछ नहीं उन्हें दिखाई दिया, और हाँ, वो घर में लगभग 8 साल उन लोगों ने और बिताए। फिर वो लोग शहर आ गए। उसके बाद जब मैं पैदा हुआ मेरे पिताजी को, तो उसके 2 साल के बाद पिताजी गांव गए और उस घर को तोड़कर अब एक अच्छा घर बना दिए। हम आज भी उस घर में जाकर रहते हैं और अब ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी रोहित सिंह की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अनिल चौरसिया की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल है और जो घटना आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मेरे पापा के साथ घटी थी। मेरे पापा एक हॉस्पिटल में वॉचमैन की नौकरी करते थे। पहले तो वो डे शिफ्ट ही किया करते थे, लेकिन पैसों की ज्यादा जरूरत होने की वजह से उन्होंने वहां पर ही नाइट शिफ्ट करना भी शुरू कर दी थी। गांव का छोटा सा हॉस्पिटल था और इसी के साथ साथ गांव से वो थोड़ा सा दूरी पर भी था। इसी वजह से वहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, यानी कि बहुत कम लोग आते थे, और उसमें भी ज्यादातर लोग वो होते थे जो रास्ते में कहीं आते जाते। अगर बीमार पड़ जाए तो वही लोग उसी हॉस्पिटल में आते थे, या फिर आने जाने वाले जो यात्री होते थे, अगर उन्हें कहीं लग जाता था, मार या कट जाता था, तो वही लोग वहां पर आते थे। पिताजी बताते हैं कि रात के समय उस हॉस्पिटल में 1-2 डॉक्टर और 1-2 वार्ड बॉय जैसे लोग रहा करते थे। वो लोग भी रिसेप्शन एरिया में ही बैठे होते थे। वो हॉस्पिटल के बाहर पिताजी खाद डालकर आराम से अपनी नाइट ड्यूटी करते थे। पिताजी बताते हैं कि मैं रात के समय ऐसे ही उठकर इधर से उधर चलता था ताकि नींद न आए। मुझे एक रात जब मैं अपनी खाट से उठा और हॉस्पिटल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, तो हॉस्पिटल का जो बैक साइड का एरिया था वहां पर जंगली झाड़ियां थी। उसी झाड़ियों में मैंने कुछ देखा, मानो ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि वहां पर कोई है और बैठकर मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए वापस दोबारा पीछे आ गया, और मेरे मन में अब यही बात घूम रही थी कि वहां कौन हो सकता था। कोई आदमी था या कोई जानवर, क्योंकि 2 चमकती हुई आंखें उस अंधेरे में भी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। पिताजी वहां से हटकर तो फिर से हॉस्पिटल के मेन गेट के पास आ गए थे, लेकिन मन पता नहीं क्यों बेचैन था। दोबारा 1015 मिनट के बाद वो उठे और एक बार फिर से पीछे की ओर गए, यह देखने के लिए कि क्या अब भी वहां पर कोई है या फिर वहां से भाग्य है। जब पिताजी दोबारा गए तो उन्होंने फिर से वहां पर किसी को देखा, और इस बार भी ठीक जैसा पहले देखा था वैसा ही था। कोई उस जंगली झाड़ियों में छुपकर पिताजी को देख रहा था। पिताजी दूर खड़े होकर ही आवाज लगाने लगे, कौन है वहां? कोई है क्या? किसी को कुछ काम? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। पिताजी 2 मिनट रुककर दोबारा चिल्लाने लगे,
इस बार भी कोई जब जवाब नहीं दिया तो पिताजी उस घनी झाड़ियों की ओर आगे बढ़े। अपने हाथ में जो डंडा था उस डंडे से उस झाड़ियों को हटा हटाकर आगे का रास्ता पार कर रहे थे। अब ये सब चल ही रहा था कि एकदम से बड़े से पेड़ के ऊपर से कुछ तो बहुत भारी जमीन पर गिरा और इतना भारी था कि जिसकी वजह से पिताजी घबरा गए। अपने आसपास देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। फिर ठीक उसी जगह पर जाकर खड़े हुए जहां पर वो चीज गिरी थी, लेकिन जब वहां पर भी गए तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ नहीं था। पिताजी को लगा कि हो सकता है पेड़ से गिरने के बाद वो चीज आसपास कहीं चली गई हो, इसीलिए अपने ही डंडे से झाड़ियां हटा हटाकर वो देख रहे थे। फिर उन्हें एक कौआ दिखाई दिया जो कि मरा हुआ था और खून में सना हुआ था। दोस्तों, इसमें अजीब बात ये थी कि कौवे का वजन बहुत बहुत 1 किलो या 2 किलो होता होगा, लेकिन जो आवाज पिताजी ने उस समय सुनी थी मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि 2025 किलो की चीज नीचे गिरी हो। पिताजी को ये देखकर समझ नहीं आया। वो मन में सोचने लगे, क्या पता कुछ दूसरी चीज गिरी होगी, यहाँ तो खाली कौवा दिखाई दे रहा है। पिताजी ये भी देख ही रहे थे कि एकदम से वो कौवा उठकर खड़ा हुआ और अपने पर जोर जोर से मारने लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उड़ नहीं पा रहा। इसके बाद में अचानक से वहां बारिश शुरू हो गई। बारिश का मौसम भी चल रहा था तो पिताजी जल्दी से भागकर अपने हॉस्पिटल के गेट के अंदर आ गए और वहां पर चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने देखा कि वो कौवा उड़ते हुए उसी हॉस्पिटल के गेट पर आकर बैठ गया और जोर जोर से उस बारिश में चिल्लाने लगा। उसके शरीर पर जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी और फिर जो नीचे गिर रही थी, उसे देखकर समझ में आ रहा था कि खून अब भी बह रहा है, क्योंकि लाल रंग का पानी उसके शरीर से जा रहा था। पिताजी बताते हैं कि ये घटना से मैं इतना ज्यादा डर गया कि 3 दिन तक बीमार रहा। वैसा क्यों हुआ और वो क्या था, वो तो उन्हें आज तक नहीं समझ आया। तो दोस्तों, ये थी अनिल चौरसिया की छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हर्षद ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हर्षद है और मैं महाराष्ट्र के पुणे जिला से हूं और यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कहानी मेरे बुआ जी के साथ घटी थी। तो आज से तकरीबन 16 साल पहले, जब मेरे पापा और मेरी बुआ जी, मेरी दादी जी और मेरे दादाजी और बाकी भाई बहन के साथ एक गांव में रहा करते थे। मैं गांव का तो नाम नहीं बता सकता हूं। उस समय उस गांव का बाजार ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को होता था। एक बार ऐसे ही बाजार को जाते समय मेरी दादी और मेरी बुआ जी बाजार के लिए निकले। बाहर निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। तो मेरी दादी को याद आया कि बाहर कपड़े रखे थे, वो भी सूखने के लिए। तो मेरी दादी भागते हुए गई। पर मैं आपको बता दूं कि उस समय मेरी दादी की उम्र लगभग 40 से 45 की रही होगी। तो मेरी दादी को चलने और दौड़ने में कोई समस्या नहीं होती थी। खैर, कहानी पे आते हैं। तो मेरी दादी ने कहा, मेरी बुआ जी को तुम बाजार को जाओ, मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। बाजार जाने में अगर देर हो गई तो सारी सब्जियां खत्म हो जाएगी। मेरी बुआ ने कहा, नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरी दादी ने कहा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। मेरी बुआ ने फिर कहा, ठीक है। मेरी बुआ शाम के 6 बजे निकल गई। उनके घर से बाजार की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की थी। अक्सर दादी और बुआ बस से जाया करते थे। तो उस समय बुआ जी बस में बैठ गई। 5 मिनट बाद दादी नहीं आई। तो बुआ को लगा कि दादी को कोई काम आ गया होगा। उस बस ड्राइवर ने भी बस स्टार्ट कर दी। 2 किलोमीटर जाने के बाद बस का टायर पंक्चर हो गया। पंक्चर ठीक करने में आधा घंटा निकल गया। फिर दोबारा से बस स्टार्ट हुई। उसके बाद बुआ बाजार में पहुंची।
सारा सामान लिया और जब बुआ घर लौट रही थी तब उसी बस में आ रही थी। बस के कंडक्टर ने पूछा कि हो गई सारी बाजार की खरीदारी, तो मेरी बुआ जी ने कहा हाँ हो गई सब। मेरी दादी और बुआ जी अक्सर उसी बस से आया जाया करते थी। नॉइस तो उनकी जान पहचान भी हो चुकी थी। वापस लौटते समय देर हो चुकी थी, यानी कि रात हो चुकी थी, तो बुआ जी ने कंडक्टर से कहा यहाँ से एक शॉर्टकट है, वहां से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। कंडक्टर भी गांव का ही था। उसने कहा ठीक है, तो उसने ड्राइवर से कहा कि शॉर्टकट ले लो। ड्राइवर ने कहा वो रास्ता सही नहीं है। कंडक्टर ने पूछा क्या है इस रास्ते पर। ड्राइवर ने कहा वहां पर एक डायन रहती है और मैं वहां से कभी नहीं आता जाता। ये सुनकर कंडक्टर ने कहा अरे यार ये भूत वूत ये सब कुछ नहीं होते हैं। फिर बस को उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से लेने लगे। जैसे ही शॉर्टकट वाले रास्ते पर बस अंदर गई तब रात के कुछ 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। अंधेरा भी काफी ज्यादा था। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो कंडक्टर ने पूछा क्या हुआ, ऐसा अचानक से ब्रेक क्यों लगाया। वो बोलने लगा रास्ते के बाजू में एक औरत खड़ी है। ड्राइवर ने कहा ये रास्ता वैसे तो सही नहीं है और इतनी रात गए ये औरत यहाँ क्या कर रही है। कंडक्टर ने कहा कि शायद हो सकता है इसे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा होगा, चलो हम इस औरत को लिफ्ट देते हैं। बस ड्राइवर डर रहा था। कंडक्टर ने उसे हिम्मत दी। बस में तभी और भी कुछ लोग थे जो कि हमारे ही गांव के थे। उस औरत के पास जब बस रुकी तो वो औरत बस के पास आई। कंडक्टर ने बस का दरवाजा खोला तो कंडक्टर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने कुछ नहीं कहा। फिर से पूछा। वो बोलने लगी कि मुझे अंदर तो आने दो। उसका ये जवाब सुनकर कहीं न कहीं ड्राइवर समझ चुका था और इसीलिए ड्राइवर उतने में ही बस को तेज गति से भगाया। वो औरत भी बस के पीछे ही भाग रही थी। नॉइसे देखकर वहां बैठे सभी लोग डर गए और वो औरत भागते हुए ही कहने लगी कि मला टिकट पाहिज है। ये सुनकर वो कंडक्टर बेहोश हो गया। दरअसल वो औरत मराठी में कह रही थी कि मुझे टिकट चाहिए। और फिर देखते ही देखते उस ड्राइवर ने बस को उस रास्ते से पार करा दिया और वह औरत भी पता नहीं कहीं गायब हो गई। उसके बाद में यह बात मेरी दादी को पता चली तो दादी ने कहा कि वहां से दोबारा कभी मत आना जाना। उसी जगह पर उस औरत की डेथ हुई थी, यानी कि उस औरत की मौत एक गाड़ी से टकराकर उसी जगह पर हुई थी। तो दोस्तों ये थी मेरी बुआ के साथ घटी एक सच्ची घटना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये घटना आप लोगों को पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली घटना क्यों, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी और दर्दनाक है। दोस्तों हमारी अगली कहानी मजेदार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात आज से कुछ 4045 साल पहले की है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरी फैमिली का टेक्सटाइल का बिजनेस था, यानी कि मिल थी। सब भाई और कजिन मिलके धंधा संभाले थे। हमारे पास एक मीडियम साइज का टेम्पो ट्रक था जो माल सामान लाने और डिलीवरी करने के लिए यूज किया जाता था। नॉर्मली ड्राइवर ही डिलीवरी करते थे, लेकिन एक रात को एजेंट डिलीवरी और बड़ा ऑर्डर मिला कपड़ों का। इसलिए मेरे छोटे चाचा जो कि मेरे पापा से 2 साल छोटे हैं, वो भी पहली बार उस ड्राइवर के साथ उसके बाजू में पैसेंजर सीट पर बैठकर डिलीवरी करने निकल पड़े। पीछे सामान भर के शटर डाल के लॉक कर दिया था और फिर वो दोनों ही वहां से निकल पड़े। गुजराती गाना लगाकर वो मजे से आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि हम मुंबई में रहते थे और डिलीवरी थी। गोवा में रास्ते से जाना था और रात को करीब 10 बजे उन लोगों ने अपना सफर शुरू किया था। ठंडी का महीना चल रहा था। थोड़ा थोड़ा रास्ते में फॉग भी मिल रहा था।
और आप में से लोग जानते ही होंगे कि ठंडियों के महीनों में अक्सर ही रात में फॉग काफी ज्यादा मिलता है, 1-1.5 घंटे में। वो दोनों सिटी एरिया से बाहर निकल गए थे, तब ज्यादा हाईवेज नहीं थे। इतने सालों पहले जो हाईवे थे वो भी बराबर से बने हुए नहीं थे, या यूं कहिए कि हाईवे और कच्ची सड़कों में फर्क का पता ही नहीं चलता था। अब आया मुंबई सिटी एंड गोवा सिटी के बीच का जंगल, यानी कि गांव का कच्चा पक्का ऐसा कुछ रास्ता था। यहाँ कभी कभी पतली सड़कें भी होती थी तो कभी कच्ची सड़कें मिलती थी। स्ट्रीट लाइट्स कभी होती तो कभी नहीं, कभी कभी रास्ता खराब और जंगलों के बीच में से गुजरता हुआ होता था। माहौल तो एकदम ही मानो किसी भूतिया पिक्चर से कम का नहीं था। फिर यही कुछ 2:30 या 3 बजे होंगे, तभी जंगल का रास्ता दोबारा शुरू हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये तो बहुत बेकार रास्ता है, कितना पथरीला, और आजू बाजू जंगल, चारों ओर घना अंधेरा और सड़क भी बहुत पतली सी थी। अगर इस तरह एक ट्रक पास हो रही है तो दूसरी ट्रक मानो वहां से जा ही नहीं सकती। ये लोग सोचने लगे कि पता नहीं यह सड़क कब खत्म होगी और हमें अच्छी सड़क मिलेंगे। तभी कच्चे और पथरीले रास्ते की वजह से ट्रक स्लो चल रहा था। वो ड्राइवर यही कुछ 2030 की स्पीड में होगा। उबड़ खाबड़ रास्ता था और उस अंधेरे में उस ट्रक की हेडलाइट भी मानो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी, यानी कि उस हेडलाइट की रोशनी में रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जब ट्रक पथरीले रास्ते पर चलती है और हिलती है तो आगे का रास्ता भी कुछ वैसा ही दिखता है, जैसा मानो ब्लर जैसा दिखता है, और फॉग भी वहां पर उस रास्ते पर काफी ज्यादा था। एक बात यह भी बता दो कि वो फॉग हेडलाइट को और भी ज्यादा कमजोर कर रहा था आगे का रास्ता देखने में। तभी मेरे चाचा ने यही कुछ 4050 मीटर दूर देखा कि सड़क के बीचों बीच आगे की ओर एक सफेद कपड़े में कोई चल रहा है। अब यह व्यक्ति कुछ अजीब सा लग रहा था। ट्रक जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में वो भी जा रहा था, आगे आगे, यानी कि मेरे चाचा जो ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पर बैठे हुए थे, उन्हें वहां से बैठे हुए उस व्यक्ति की पीठ नजर आ रही थी। मेरे चाचा ने सोचा कि यार इतनी रात को, यानी कि रात के 3 बजे कौन है यह जो इस घने जंगल में अकेला चल रहा है। फिर ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें काले लंबे बाल भी दिखाई दिए जो सफेद ड्रेस के आगे, यानी कि सफेद ड्रेस के ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहे थे। तो वो समझ गए कि ये कोई औरत है। फिर तब उन्हें ये ख्याल आया कि गांव का सुनसान रास्ता है, शायद ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया हो। गांव में वैसे ही उस जमाने में कुछ ऐसा ही होता था, या फिर ये कोई पागल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको कोई मदद की जरूरत हो। काफी सारे ख्याल मन में आने लगे। उन्होंने ड्राइवर को बोला, काका जरा हॉर्न मारो ताकि औरत थोड़ी सावधान हो जाए। काका ने बहुत हॉर्न मारा। औरत वैसे ही बिना मोड़े या हटे वहीं चली जा रही थी और आगे बढ़ते ही जा रही थी। फिर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई, 30 से 4000, 40 से 50, बल्कि 50 से 70 तक उस पथरीले रास्ते पर स्पीड बढ़ाई कि भाई नजदीक जाए तो शायद ये भरी सुन ले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। उन्होंने देखा कि 6070 किलोमीटर की स्पीड पर भी वो औरत अब भी उतनी ही दूर दिखाई दे रही थी, यानी कि वो औरत नजदीक दिख ही नहीं रही थी। जितनी तेज गति से स्पीड को बढ़ा रहे थे वो उसी ट्रक से आगे 4050 मीटर की दूरी पर ही दिखती। ये देख के चाचा इतना डर गए कि मानो उनका शरीर कांपने लगा और सर दर्द से फटने लगा। सुनी सुनाई बातें तो खैर ठीक थी, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार देखा था। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। हम ब्राह्मण लोग हैं इसलिए हनुमान चालीसा भी बाई हार्ट याद थी।
अब चाचा वापस हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या था यार। ड्राइवर ने कहा, मालिक मैं तो आए दिन ऐसा सब देखता रहता हूँ और काफी किस्से भी सुने हैं मैंने और दूसरे ट्रक वालों ने, लेकिन मैं पहले से ही बता के डराना नहीं चाहता था आपको। ये एक आत्मा थी जिसका कुछ इलाका होता है, एक निश्चित समय और जगह पे ही वो दिखाई देती है, या फिर उस जगह पर जहां इनको मारा गया हो या इनके साथ कुछ गलत हुआ हो फिर वो नहीं दिखते हैं। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी ना तो ट्रक रोकना ना ही इनकी मदद करने के लिए नीचे उतरना, वरना जान चली जाएगी। इस स्टोरी को चाचा ने मुझे 10 साल पहले बताया था और दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। ये घटना जिन्होंने हमें भेजी है उनका नाम यश है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियों आप लोगों को पसंद आई होंगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानियों आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।